खमीर बनाना। फर्मेंटेशन दो किस्म की होती है बेटा, बैक्टीरिया भी करते हैं और फंजाई भी करती है। तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द केमिकल प्रोसेस, ये केमिकल प्रोसेस है ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का इज़ अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, यहाँ ये जहन में रखें बेटा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस ले सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस ले सकते हैं। तो जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में सांस लेते हैं उनको कहते हैं एरोबिक, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं, एनारोबिक। तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया करते हैं इसको जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में सांस ले सकते हैं। इससे शराब और डबल रोटियां और ये सारी चीज़ें बनती हैं बेटा, ये जहन में रखना। ठीक हो गया। तो ये केमिकल प्रोसेस है फर्मेंटेशन का। इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। बिकॉज इट डज़ नॉट यूज़ ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते। एज़ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फाइनल जो आखिर में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ रखी है उनको पता होता है या तो इलेक्ट्रॉन देना होता है या लेना होता है केमिकल प्रोसेस में। तो इस केमिकल प्रोसेस में फ़ाइनल इलेक्ट्रॉन को हासिल करने के लिए ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन इज़ द यूनिक प्रोसेस। फर्मेंटेशन जो है वो एक ख़ास किस्म का यूनिक प्रोसेस है। बिकॉज एन ऑर्गेनिक मालिक्यूल यूजली एन इंटरमीडिएटरी ऑफ केमिस्ट्री एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिसका लाजमी जुज़ हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ के आए होंगे, जिन्होंने एफएससी की हुई है बेटा उनको पता है। तो ऑर्गेनिक मालिक्यूल होता है और आम तौर पर ये इंटरमीडिएटरी होता है केमिस्ट्री में, और ये इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो ये था हमारा बेटा फर्मेंटेशन का प्रोसेस। हमने आपको बताया, सिर्फ जो है वो बा मुहावरा तर्जमा किया। इसका जो हम लफ्ज़ी तर्जमा किया, बा मुहावरा करते हैं। केमिकल प्रोसेस ये फर्मेंटेशन का, इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता आखिरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। तो यहाँ तक भी आप लिखें तो आपकी तारीफ़ पूरी हो सकती है यहाँ तक। फिर आगे मज़ीद डिटेल है कि फर्मेंटेशन जो है वो एक बहुत यूनिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एक ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो केमिस्ट्री में इंटरमीडिएटरी होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये देखें, इसकी बेटा पिक्चर बनी हुई है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बेटा, बस आपने ऐसे करना है। ये ग्लूकोज गया और ये दो एथेनॉल बन गया। एथेनॉल क्या होती है, शराब। प्रोसेस क्या है इसका, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इन फर्मेंटेशन में ऑफ ग्लूकोज की फर्मेंटेशन होती है बेटा। जैसा कि आप लोग ना कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मीठा, कार्बोहाइड्रेट कोई भी मीठा बेटा। ये जो बैक्टीरिया है ना, इनकी खुराक होती है बहुत पसंदीदा क्या होती है, ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं बाय सर्टेन बैक्टीरिया, और ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया हैं एंड वायरसेस, और वायरसेस हैं। एंड इंटरमीडिएटली एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन, और ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन को कबूल करते हैं। एंड ये NADH बेटा एनर्जी किस्म है, फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि बनती है ग्लाइकोलाइसिस के अमल में। ये ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइको मीन ग्लूकोज बेटा, लाइसिस मीन टूटना। जो पानी की मौजूदगी में चीज़ें टूटती हैं हमको लाइसिस कहते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में NADH बनी थी, उससे ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कबूल करते हैं। दिस रीजनरेट्स द मालिक्यूल फॉर रीयूज़, ये फिर दोबारा एक मालिक्यूल बनाते हैं दोबारा यूज़ करने के लिए। एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को दोबारा एक्सेप्ट करने के लिए। NAD एग्जिस्ट इन लिमिटेड सप्लाई, NAD फिर जो है वो लिमिटेड सप्लाई में मौजूद होगी इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, अगर हम एक सेल को, अंडे को एक सेल समझें तो उसकी जो सफ़ेदी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो अब ये NAD जो है वो लिमिटेड सप्लाई में होगा साइटोप्लाज्म में, एंड मस्ट बी कंटिन्यूसली रीजनरेटेड, और दोबारा इसको रीजनरेट होना पड़ेगा। सो द ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसीड, ताकि ग्लाइकोलाइसिस होता रहे अमल। व्हेन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज़ टेकिंग प्लेस, जब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा, ये एक अमल है बेटा। द NAD इज़ रीजनरेटेड बाय गिविंग अप इट्स इलेक्ट्रॉन, NAD दोबारा रीजनरेट करेगा ताकि अपना ये इलेक्ट्रॉन दे सके एंड प्रोटॉन दे सके टू FAD को। तो ये NAD ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ये ADP एडिनोसिन डाईफास्फेट होता है, ATP एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है, NADH ये देखें NAD
और इन्होंने ये HH जो है ये समझ लें ये प्रोटॉन है वो दे दिए हैं इसको। ये दोबारा ये अमल चलता रहेगा इसके अंदर और ये एथेनॉल शराब बनती रहेगी। ये देखें बेटा ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस यहाँ पे उन्होंने समझा दिया। सॉरी बेटा हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। ये देखें फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लूकोज टूट रहा है। ये ग्लूकोज का मालिक्यूल 2 पायरोविक एसिड बन गए हैं, ठीक है। ADP 2 थे तो ATP बन गए हैं, NAD था तो NADH बन गए हैं। तो ये इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट्स जो है वो अल्कोहल बन जाएगी, एथेनॉल। 2 एथेनॉल के मालिक्यूल बन जाएंगे जिसके साथ OH लगा होता है वो एथेनॉल होता है। तो ये बेटा आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको आपको फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है ये याद होना चाहिए। आजकल जो है ना वो हर जगह से कहीं से भी कुछ उठा रहा है, मारूजियों में भी और वैसे भी। तो आपने इसलिए मैं लास्ट तक पढ़ा रहा हूँ आपको कि आपको थोड़ा सा हाव नाव हो और आप याद कर लें। द बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस लॉक्टिस प्रैक्टिसेस फर्मेंटेशन। अच्छा ये मारूजी बन जाएगी बेटा। कौन सा बैक्टीरिया करता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस इसका नाम है। ये फर्मेंटेशन करता है बाय यूजिंग पायरोविक एसिड, और इस्तेमाल किसका करता है? पायरोविक एसिड का। ये भी मारूजी बन जाएगी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जो गोल हों और चेन की सूरत में हों, वो क्या कहलाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बेटा। टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एंड प्रोटॉन और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चीज़ें बेटा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव ऐसे याद कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज हैं। फ्राम NADH से एन एंजाइम रिएक्शन कन्वर्ट्स द पायरोविक एसिड टू लैक्टिक एसिड, और एक एंजाइम रिएक्शन होता है जिससे पायरोविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एन एंजाइम रिएक्शन कन्वर्ट्स, ये एंजाइम रिएक्शन जो है तब्दील करता है द पायरोविक एसिड टू लैक्टिक एसिड। ये भी मारूजी बन सकती है कि एंजाइम किसको में कन्वर्ट करता है? पायरोविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इन द प्रोसेस में इन अ डेयरी प्लांट, जहाँ डेयरी प्लांट है जहाँ पे ये बेटा मसनूआत जो जानवरों से हासिल होती है, जैसे दूध, दही, घी, मक्खन वगैरह बनाया जाता है, ये डेयरी प्लांट है। द मेटाबॉलिज्म इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड टू मेक बटर मिल्क। मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म तोड़ फोड़ का निज़ाम वो बड़ी एहतियात से कंट्रोल किया जाता है बटर मिल्क बनाने के लिए, फ्राम फ्रेश मिल्क। फ्रेश तो ये क्या है? पायरोविक एसिड किस में तब्दील होता है? लैक्टिक एसिड में। ये जो दूध से दही बनती है ना बेटा, ये सेम यही चीज़ है। जब हम उसमें जो खट्टा लगाते हैं ना दूध को गर्म करके, उसका टेम्परेचर इतना होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। बस ये जो है ना ये ऐसे बैक्टीरिया जो कि ये फर्मेंट करते हैं उनको टेम्परेचर जो है वो दरमियाना सा चाहिए, जैसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जो हमारे जिस्म को थोड़ा सा फील हो सके, हम उसमें उंगली डबो सकें, इतना टेम्परेचर में हम वो खट्टा लगाते हैं और उसकी जो है वो अपना काम करना वो शुरू कर देता है और ये लैक्टिक पायरोविक एसिड को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, जिससे फ्रेश दूध से क्या बन जाता है आपका? बटर मिल्क, बटर मक्खन को कहते हैं। द फर्मेंटेशन केमिस्ट्री इज़ यीस्ट। इन यीस्ट फर्मेंटेशन केमिस्ट्री जो यीस्ट में है, सच एज सैक्रोमाइसिस इज़ समवट डिफरेंट। अच्छा यहाँ पे आ गई यीस्ट बेटा। यीस्ट पहले हमने बैक्टीरिया वाला पढ़ा, मैंने बताया था ये बैक्टीरिया भी करते हैं, कुछ वायरसेस भी करते हैं और कुछ फिंजाई भी करते हैं। जो फिंजाई जो है वो यीस्ट है, ठीक है, इसमें जो समझ लो। और ये सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई है, ये यीस्ट में है, जो आपकी फिंजाई है बेटा। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, समवा डिफरेंट है, बिकॉज यीस्ट कंटेन अ डिफरेंट एंजाइम, क्योंकि यीस्ट में जो है एंजाइम मुख्तलिफ होता है। इन दीज सेल्स, इन सेल्स में द पायरोविक एसिड फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटाल्डिहाइड। इसमें जो है पायरोविक एसिड पहले एसिटाल्डिहाइड में जाएगा, प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। एसिटाल्डिहाइड देन सर्व एज एन एक्सेप्टर फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोलॉन्ग ऑफ NADH। और फिर जो एसिटाल्डिहाइड है ये मदद करेगा इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने में, कबूल करने में, और ज़्यादा लंबा कर देगा NADH को। एंड इट चेंजेस टू एथाइल अल्कोहल, और फिर ये एथाइल अल्कोहल में चला जाएगा। एथाइल अल्कोहल या एथानॉल एक ही चीज़ है बेटा। द लीकर इंडस्ट्री यूज हैं, वो कहते हैं जो शराब खाने हैं बेटा, उनको लीकर इंडस्ट्री कहते हैं। करते हैं फर्मेंटेशन में ताकि उसको अल्कोहलिक बेवरेजेस यानी शराबें बनाई जा सकें, सच एज बियर एंड वाइन, जैसा कि बियर और वाइन बनाई जा सकें। फिर आ जाएगी इसके इस्तेमालात बेटा। यूजेस क्या हैं? द फूड इंडस्ट्री,
फर्मेंटेशन रिजल्ट इन ब्रॉड वैरायटी ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट्स। फूड इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनती हैं। ब्रॉड वैरायटी बहुत ज़्यादा। विनेगर सिरका बनता है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, मिसाल होती है, विनेगर बनता है मिसाल के तौर पर। इस फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, ये खमीर किया प्रोडक्ट है ऑफ एसिटोबैक्टर स्पीशीज़। एसिटोबैक्टर स्पीशीज़ का ये बैक्टीरिया है जो कि विनेगर सिरका बनाते हैं। ये भी मारूसी बन सकती है बेटा कि विनेगर कौन सा बैक्टीरिया बनाता है, एसिटोबैक्टर। अच्छा, स्विस चीज़ डिवेल्प्स इट्स फ्लेवर। ये जो चीज़ है ये इसके अपने जायके बनाती है। पार्शली फ्राम द प्रोपिनोइक एसिड टू ऑफ फर्मेंटेशन। प्रोपिनोइक एसिड से अपने ये जायके बनाती है। फर्मेंटेशन इट्स होल्स फ्राम फर्मेंटेशन गैसेस। जो आपने डबल रोटी में देखा होगा, ये देखे नीचे दिखा रखा है, इसके अंदर जो सुराख हैं बारीक बारीक, इसके होल्स जो हैं वो इसी फर्मेंटेशन गैसेस की वजह से हैं। क्योंकि बेटा इसमें गैसेस इकट्ठी हो जाती हैं, जब वो बाहर निकलेंगी तो उसमें क्या हो जाएगा, सुराख बनेंगे। ठीक है, फिर आ जाएगा पिकल्स, अचार जिनको कहते हैं, एंड सोर कैरेट, और खट्टी गाजरें अचार वाली हैं बेटा। आर सोर ये खट्टी होती हैं, आर है ये लफ्ज़, आर सोर खट्टी होती हैं। ये सोर कैरेट, ये सोर कैरेट बेटा ऐसे यानी खानों के लिए मखसूस कर दिया गया लफ्ज़, जो कि मतलब मिक्सचर हैं, समझ लें। इसमें गाजरें भी हो सकती हैं, खट्टी कीवी, गोभी, बंद गोभी भी हो सकती है। ठीक है, इनको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि खट्टा किया जाता है खाने के लिए। ये खट्टी होती हैं क्योंकि बैक्टीरिया फर्मेंट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन कुकम्बर्स। ये ककड़ियों में जो कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड कैबेज और गोभी में रिस्पेक्टिवली इसको, तो ये इसको फर्मेंट करते हैं, इसलिए ये खट्टी हो जाती हैं। सॉसेजेस, चटनियाँ जो हैं, टेस्ट इनका जो जायका है लाइक सॉसेज, ये चटनी जैसा जो जायका बनेगा सॉसेजेस का। बिकॉज बैक्टीरिया फर्मेंट द मीट प्रोटीन्स, क्योंकि बैक्टीरिया ही इसको फर्मेंट करते हैं, मीट प्रोटीन को, गोश्त वाली प्रोटीन को, तो इसलिए इनका जायका चटनियों जैसा बनता है। दस फर्मेंटेशन इज़ अ यूज़फुल नॉट ओनली टू द माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो ये फर्मेंटेशन सिर्फ़ और सिर्फ ना माइक्रो ऑर्गेनिज़म के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी इसमें बढ़ते हैं बेटा, बट आल्सो टू कंज्यूमर्स, बल्कि जो ग्राहक हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्जॉयज़, क्योंकि वो इन्जॉय करते हैं द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स को। तो बेकरी के मोस्टली आइटम, शराबें, सिरका, अचार, ये किससे बनते हैं बेटा, इन्हीं फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनते हैं। तो ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और हमारी बॉडी के अंदर ना बेटे बैक्टीरिया दो किस्म के होते हैं बेटा, एक फ्रेंडली बैक्टीरिया और एक हमारे जो हैं वो एनिमीज़, जो दुश्मन होते हैं। तो जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं, बीमार होते हैं किसी भी बीमारी में, तो वो हमारी जो एंटीबायोटिक है वो तमीज़ नहीं करती, वो हमारे दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देती है और दुश्मन को भी, सबको एक ही सफ़ में खड़ा करके मार देती है वो। और बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं जानदारों से ऐसे मादे हासिल करना है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो। जैसे हम आजकल इंसुलिन वगैरह बनवा रहे हैं बेटा। देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ कमर्शली इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन। 5 मेजर ग्रुप्स हैं जो तजारती पैमाने पर इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन है। उसमें आ जाएगा पहले माइक्रोबियल सेल और बायोमास, इसको कहते हैं एज द प्रोडक्ट। एग्जांपल के तौर पर सिंगल सेल प्रोटीन है, बेकर्स यीस्ट है, लैक्टोबैसिलस है, इशरिचिया कोलाई है, ई कोलाई कहते हैं। ये क्या है बेटा, माइक्रोबियल सेल हैं और बायोमास हैं। ये पहला ग्रुप हो गया। इनके नाम बस ऐसे ही याद कर लें, और ये वैसे आम नाम हैं जिन बच्चों ने FSC मेडिकल कर रखी है, वो इनसे लैक्टोबैसिलस और इशरिचिया कोलाई से वाकिफ़ हैं। लैक्टोबैसिलस वो है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, और औरतों की जो वेजाइना है उसमें भी पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। वहाँ पर ये खुराक हासिल करता है और तेज़ाबी माहौल पैदा करता है, जिससे वेजाइना जो है दूसरे बैक्टीरिया वगैरह से महफूज रहती है और अंदर से ठीक रहती है। तो फिर इशरिचिया कोलाई आ गया। इशरिचिया कोलाई जो है, ई कोलाई, ये हमारी आंतों में पाया जाता है। फिर आ जाएगा माइक्रोबियल एंजाइम्स हैं, कैटालेज हैं, एमाइलेज हैं, प्रोटीएज हैं, पैक्टिनेज हैं, ग्लूकोज आइसोमरेज हैं, सेलुलेज हैं, हेमीसेलुलेज, लाइपेज, लैक्टेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये सारे नाम हैं बेटा ऐसे एंजाइम के। एंजाइम होता है ना, ये जहन में रखें, जो एंजाइम है जो जिस चीज़ के ऊपर अमल करेगा उसको
उसके आगे एंजाइम के नाम के आगे ASE लगेगा। ASE कहता है तोड़ने वाला, जैसे प्रोटीन को तोड़ने वाला प्रोटीएज, लिपिड को तोड़ने वाला लाइपेज, तो ये इनके नाम है। तो ये देखें एंजाइम जो है कैटालेज, जो कैटालिटिक रिएक्शन करवाएगा कैटालेज, अमाइलोपेक्टिन को तोड़ेगा अमाइलेज, प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटीएज, ठीक है, पैक्टिन अमाइलोपेक्टिन को तोड़ेगा पैक्टिनेज, ग्लूकोज को तोड़ेगा ग्लूकोज आइसोमरेज, सेलुलोज को तोड़ेगा सेलुलेज, हेमी सेलुलोज को तोड़ेगा हेमी सेलुलेज, लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज, लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज, और स्ट्रेप्टोकाइनेज को तोड़ेगा तो स्ट्रेप्टोकाइनिन को तोड़ेगा तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो ये एंजाइम है, इनके नाम है बेटा ASE लगेगा। ये सारे इनको तोड़ने वाले हैं। ये सारी मेरी बातें बेशक लिख लेना, लेकिन आप ऐसे याद कर लो, ज़्यादा इसकी डिटेल में ना जाओ, आप इसको बस जहन में रखो। माइक्रोबियल मेटाबॉलिक बोलाइट्स हो जाएंगे, जो माइक्रोब के अंदर तोड़ फोड़ का निज़ाम करवाएंगे। उनमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएगा एथानॉल, सिट्रिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, विटामिन्स, पॉलीसेकेराइड्स वगैरह वगैरह। फिर आ जाएंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाएगा ऑल एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन, सारे एंटीबायोटिक फर्मेंटेशन वाले माइक्रोब्स आ जाएंगे इसमें। और रिकम्बिनेंट प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे इंसुलिन, मैंने बताया था आपको, जो आपकी ये है बायोटेक्नोलॉजी, इससे हम इंसुलिन बनाते हैं, HBV हेपेटाइटिस B वायरस की वैक्सीन, इंटरफेरॉन, GCSF, स्ट्रेप्टोकाइनेज, ये सारी बनाते हैं बेटा। और बायो ट्रांसफॉर्मेशन में करेंगे हम फिनाइल एसिटाइल कार्बिनोल स्टीरॉयड बायो ट्रांसफॉर्मेशन, तो वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी बेटा ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना। इम्यूनोलॉजी पहले तो समझ लें अपने अल्फाज में बेटा। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनिटी का मुताला। इम्यूनिटी क्या होती है? क़ुव्वत मुदाफ़अत। क़ुव्वत मुदाफ़अत क्या होती है? अल्लाह पाक ने आपके जिस्म में एक पुलिस फ़ोर्स बिठा रखी है जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मार देती है और आप बीमार नहीं होते। तो आप हर वक्त सांस के रास्ते गंदे हाथों वाले बर्गर, शवारमे, मुख्तलिफ़ चीज़ें खा रहे होते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के बीमारी फैलाने वाले जो पैथोजन है वो मौजूद हैं, लेकिन वो आपको बीमार नहीं कर पाते। बीमार क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आपके अंदर अल्लाह पाक ने पुलिस फ़ोर्स बिठा रखी है, और वो पुलिस फ़ोर्स क्या है? आपका इम्यून सिस्टम। और उस इम्यून सिस्टम का मुताला क्या कहलाता है? इम्यूनोलॉजी। लॉजी कहते हैं बेटा, यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है मुताला करना। तो इम्यूनोलॉजी हमने पढ़ना है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। बहुत अहम है कि आप बीमार क्यों नहीं होते। बहुत सारी हर वक्त आप बेटा जरासीमों से छुटकारा नहीं पा सकते हो, लेकिन बीमार क्यों नहीं हो रहे? आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बैठा है। तो ये क्या होता है इम्यून सिस्टम? इस काम पढ़ते हैं, इसकी तारीफ़ देखते हैं बेटा। इम्यून सिस्टम टू बी द पुलिस फोर्स ऑफ आवर बॉडी। इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म का पुलिस फोर्स है। इट इज़ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम है। दैट प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस, जो कि मज़ाहमत पैदा करता है। आर रिस्पॉन्स, या रिस्पॉन्स देता है अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स, जो बैरूनी कोई पार्टिकल्स आते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म या कोई बैरूनी माइक्रो ऑर्गेनिज़म आते हैं। तो यह ऐसा पुलिस सिस्टम है जो बैरूनी कोई भी ख़तरनाक पार्टिकल आएंगे उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करेगा और रिस्पॉन्स देगा। लिम्फोसाइट्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये भी बेटा मारूजी बन सकती है। लिम्फोसाइट कहते हैं वाइट ब्लड सेल को। तो वाइट ब्लड सेल जो है वो इसके कॉर्नर स्टोन है, यानी इसके सिपाही हैं किसके? इम्यून सिस्टम के। तो हमारी बॉडी में 3 किस्म के सेल होते हैं खून में बेटा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। वाइट ब्लड सेल का काम है जरासीमों को मारना जो कि इम्यून सिस्टम में है। और प्लेटलेट्स का काम होता है खून को जमने में मदद देना। ये देखें बेटा आपका इम्यून सिस्टम है, और ये लड़ रहा है वायरस से, ये लड़ रहा है फंजाई से, फंगस से, ये लड़ रहा है टॉक्सिन को जहरीले मादों से, ये लड़ रहा है पोल्यूशन आलूदगी से, ये लड़ रहा है पैरासाइट से, ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों से रहने की जगह और ख़ुराक हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान देते हैं, पैरासाइट कहलाते हैं बेटा। और ये लड़ रहा है बैक्टीरिया से। तो ये तमाम चीज़ें देखें, तीर के निशान किसकी तरफ आ रहे हैं? इम्यून सिस्टम की तरफ। और ये इम्यून सिस्टम इनसे क्या है? लड़ रहा है और इनको मार देता है, और आप बीमार नहीं होते। ये पिक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने की। देखें, जैसे ही कोई फ़ॉरेन माइक्रोब्स आता है और इसके साथ एंटीजन होते हैं, ये देखें, ये जो पिंक कलर का है ये माइक्रोब है, और इसके साथ ये रेड कलर के जो दाने से बने हुए ये एंटीजन है। एंटीजन हमेशा याद रखना ख़तरनाक होता है बेटा। ये हमारा सेल उसको इंगल्फ करता है, निगलता है, निगलने के बाद इसके जो है एंटीजन को दूर करता है, प्रोसेस हो रहा है इसका, और इस सेल को जो है ये प्रोसेस करके बाहर निकाल देता है। तो इसकी 4-5 कापियाँ तैयार होती हैं। एक तो किलर टी सेल्स के पास जाएगा, डायरेक्टली इसको डिस्ट्रॉय करेंगे इस एंटीजन को।
फिर उसके बाद ये हेल्पर टी सेल के पास जाएगा, इसको स्टिमुलेट करेंगे टी सेल और बी सेल को। फिर ये सेम इसकी कॉपी जाएगी सप्रेसर टी सेल को, इनहिबिट्स द टी एंड बी सेल। एक स्टिमुलेट करेगा, तेज़ करेगा, जब ये मर जाएंगे तो उसको रोकेगा भी। ये कापियाँ तैयार हो रही हैं और एक हमेशा के लिए इसको याद कर लिया जाएगा, मेमोरी टी सेल्स के पास भेज दिया जाएगा, रिमेंबर एंटीजन फॉर द फ्यूचर इनकाउंटर्स, ताकि अगर मुस्तकबिल करीब में अगर ये आता है, इसको एक बार मार दिया है तो हमेशा के लिए इसकी याददाश्त के लिए फ़ोटो बना के रख ली जाती है कि इसको दोबारा भी मारा जा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये जहन में रखना। जब हमें हिफाजती टीके लगते हैं बचपन में तो ये क्या होता है, अक्सर औकात नहीं बल्कि हमेशा ही वो बॉडी में उसी बीमारी के ही मुर्दा या कमज़ोर जरासीम दाखिल करते हैं जिससे वो बीमारी होती है। जैसे टीबी है, जैसे खन्नाक है और पोलियो है, दूसरी चीज़ें हैं। तो वो क्या होता है, वो होते कमज़ोर हैं, बीमारी नहीं फैलाते, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल हैं, वाइट ब्लड सेल, लिम्फोसाइट, ये इनकी कापियाँ तैयार करके रख लेते हैं और ये समझते हैं कि हमने इनको मारा है, और हमेशा के लिए इसको याद दहानी कर लेते हैं कि इसकी ऐसी की तैसी, अगर फ्यूचर में भी आ गया तो हम इसको मारेंगे। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, बूस्टअप हो जाता है और हम मुस्तकबिल करीब में बीमार नहीं होते। इम्यूनिटी क्या है बेटा, क़ुव्वत मुदाफ़ित। इट इज़ नेचुरल और एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये कुदरती या बाद में अख्तियार की गई मज़ामत है ऑफ द बॉडी, जिस्म की, टू अ सर्टेन डिजीज़, किसी एक ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़, और अ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़, आर फॉरेन पार्टिकल, या किसी बैरूनी पार्टिकल के ख़िलाफ़, प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, और ये पैदा कौन करता है, इम्यून सिस्टम। तो ये बेटा ये सारी की सारी चीज़ें एक ही हैं। कहते हैं कुदरती या बाद में अख्तियार की गई। अच्छा, कुदरती क्या होती है, जो माँ से बच्चे को आई वो कुदरती होगी बेटा, बाद में इंजेक्शन के ज़रिए हासिल की तो वो क्या होगी, एक्वायर्ड। और ये जिस्म की रेजिस्टेंस है जो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है हम मज़ाहमत देती है, और ये पैदा किस में होती है, आपके इम्यून सिस्टम में। यानी कि कोई भी दवाई या कोई भी जो सिस्टम है वो आपके इम्यून सिस्टम के साथ ही मिलके चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चल सकता। फिर आ जाएगा बेटा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी होती है जो खुद ब खुद माँ से बच्चे में आ गई, या कोई बीमारी हुई उससे बच्चे में आ गई, या आप किसी बीमार शख्स के साथ रहते हो, उसके जरासीम आप में एंटर हुए और आपके इम्यून सिस्टम ने उसको मार दिया, फिर भी आपके जिस्म में इम्यूनिटी पैदा हो गई। ये क्या है, ऑटो इम्यूनिटी। द इम्यून सिस्टम डिफेंड्स द बॉडी, इम्यून सिस्टम दिफा करता है बॉडी का अगेंस्ट इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़, एंड सर्टेन अदर डिजीज़, और कुछ दूसरी बीमारियों के ख़िलाफ़। इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स का बना हुआ है, सेल्स का बना है, एंड प्रोटीन, और प्रोटीन से मिलकर बना, नोन एज एंटीबॉडीज़, इनको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़। अच्छा, जहन में रखना है बेटा, जो चीज़ बाहर से आएगी वो एंटीजन कहलाएगी, और जो हमारा जिस्म उसको मारने के लिए बनाएगा वो क्या कहलाएगा, एंटीबॉडी। जो चीज़ बॉडी में बनेगी वो एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इट आइडेंटिफाइज, ये शिनाख्त करता है, अटैक, हमला करता है, एंड डिस्ट्रॉयड, जर्म्स और जरासीमों को मार देता है, एंड अदर फॉरिजन सब्सटेंसेस, और जो दूसरे बैरूनी सब्सटेंसेस आते हैं सबको मार देता है। ये शिनाख्त करता है, अटैक करता है, मार देता है, ठीक है। कोई भी बैरूनी पार्टिकल हमें बीमार नहीं कर सकता हमारा इम्यून सिस्टम। सम टाइम, कभी कभार, द इम्यून सिस्टम मेक्स मिस्टेक, कभी कभार हमारा जो सिस्टम है उससे गलती हो जाती है, एंड अटैक्स द बॉडीज़ ओन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन, और ये जिस्म के खुद ही टिश्यूज़ और ऑर्गन पे हमला कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑटो इम्यूनिटी। इसको ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं कि अपने ही जिस्म के सेल पे हमला कर दिया इसने। वन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यूनिक डिजीज़ इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। पहली जो एक मिसाल है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो बचपन से ही होती है। उसके अंदर जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं, हमारे ही जो पेंक्रियाज है उसके जो वो सेल है अपना इंसुलिन बनाते हैं, उन्हीं को मारना शुरू कर देते हैं। जिसमें द इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉयज द सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज, जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है पेंक्रियाज के सेल को तबाह कर देता है, दैट प्रोड्यूसेस इंसुलिन, जो कि इंसुलिन। इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कितनी किस्में हैं बेटा, इम्यूनिटी हैज़ 2 टाइप्स, याद रखनी है हमेशा। नेचुरल इम्यूनिटी होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल कहते हैं कुदरती, जो माँ से बच्चे में आ गई या किसी बीमारी के नतीजे में आ गई, और एक्वायर्ड वो है जो आप इंजेक्शंस के ज़रिए खुद से इम्यून करवाते हो। नो हिफाजती टीके लगते हैं ना बचपन में, वो क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, खुद ही आ सकती है, किसी भी बीमारी से आ सकती है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती, ख़ास होती है। जिन जिन बीमारियों से हमें ख़तरा है हम उसी बीमारी के इंजेक्शन लगा के बच्चों को बचाते हैं, ये ख़ास है। जो एक्वायर्ड है इंजेक्शन लगाने हैं वो ख़ास है, जो नेचुरल कुदरती आएगी वो कोई ख़ास नहीं है, किसी भी बीमारी के ख़िलाफ़ आ सकती है इंसान में। तो ये देखें बेटा, ये एंटीजन है, ये नेचुरल हैं, और ये माँ से अगर बच्चे में आती है तो ये भी नेचुरल है। यानी कोई बाहर से एंटीजन आया आपकी बॉडी में दाखिल हुआ तो ये भी नेचुरल इम्यूनिटी है, और माँ से बच्चे में आई दूध के ज़रिए तो वो ये भी है नेचुरल। और अगर हम इंजेक्शन से लगवाते हैं तो वो क्या है,
एक्वायर्ड, और अगर किसी का सीरम लगवाते हैं तो ये भी एक्वायर्ड है। तो ये आपको पता चल गया होगा। नेचुरल इम्यूनिटी दो तरीके से है और दो ही तरीके से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। फिर आ जाएगी नेचुरल इम्यूनिटी, वही हम पढ़ेंगे बेटा, वो तो हमने पिक्चर में देख के समझा दिया था। ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है बेटा, किसी भी बीमारी के खिलाफ आपके अंदर खुद ब खुद क़ुव्वत मुदाफ़अत आ सकती है। इट इज़ नेचुरल रेजिस्टेंस, ये कुदरती मज़ाहमत है ऑफ द बॉडी जिस्म की अगेंस्ट इन्फेक्शन के खिलाफ बाई नंबर ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई, जो कई किस्म के मैकेनिकल और केमिकल स्टिमुलाई हैं उनके ख़िलाफ़ बॉडी की मज़ाहमत है और कुदरती है। ये नेचुरल इम्यूनिटी है बेटा। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक, इसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस, क्योंकि तमाम जानदारों में, इंसानों में पाई जाती है। एंड प्रेजेंट फ्राम अर्लीस्ट टाइम ऑफ द लाइफ, और ये जैसे ही ज़िंदगी शुरू होती है उसी तब से ही ये चली आ रही है, और ये नॉन स्पेसिफिक है। लैक ऑफ सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी। अगर किसी शख्स में ये नेचुरल इम्यूनिटी की कमी हो, लैक कहते हैं कमी होना, तो इसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ये बेटा मरूजी बन सकती है कि व्हाट इज़ ससेप्टिबिलिटी, तो आपने बताना है कि अगर किसी में कुदरती मज़ाहमत की कुदरती इम्यूनिटी की कमी हो तो उसको ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ऐसा मरीज़ जो ससेप्टिबल होता है ना, वो बीमार ही रहता है, वो बीमारियों से बेचारे को छुटकारा मिलता ही नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, वायरस से तो हमारी जान छुटनी कोई नहीं, और वो बेचारा ससेप्टिबल है, उसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी की कमी है, इसकी नेचुरल इम्यूनिटी की कमी है, और वो बेचारा छोटी छोटी चीज़ों से बीमार ही होता रहेगा। तो एक मरूज़ ये थी ऑटो इम्यूनिटी वाली कि सम टाइम, कभी कभार द इम्यून सिस्टम मेक मिस्टेक, उससे गलती हो जाती है, एंड अटैक द बॉडीज़ ओन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, और बॉडी के अपने टिश्यू और ऑर्गन पे हमला कर देता है, जिसको क्या कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। एक तो यहाँ जहन में रखा करें, ठीक है। फिर ये भी मरूजी बन सकती है कि नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, नॉन स्पेसिफिक, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक। इसलिए मैं बेटा इम्यूनिटी के बाद हम पढ़ेंगे बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, किसी भी खास बीमारी के खिलाफ हम हासिल करते हैं। इट इज़ एन एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ये हमारी हासिल की गई मज़ाहमत ऑफ द बॉडी जिस्म के अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, कुछ बैरूनी पार्टिकल्स के खिलाफ, आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, इसमें शामिल हैं एंटीबॉडीज़ का बनना जो हमारे जिस्म में बनेगी एज अ रिज़ल्ट ऑफ स्टिमुलेशन इम्यून सिस्टम, जिसके नतीजे में हमारा इम्यून सिस्टम तेज़ हो जाता है बाई फॉरेन पार्टिकल, उस फॉरेन पार्टिकल्स के खिलाफ। और वो फॉरेन पार्टिकल्स हो कौन से सकते हैं बेटा, एंटीजन हो सकते हैं। एंटीजन जो बाहर से आएगा, ये जिन का बच्चा है, जिन है, एंटीजन बाहर से आएगा, और जो आपके जिस्म में बनेगी, बॉडी में बनेगी, एंटीबॉडी कहलाएगी इस एंटीजन को मारने के लिए, ठीक है। दे आर स्पेसिफिक एंड प्रोवाइड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो ख़ास होती है और ख़ास ही किस्म की मज़ाहमत देती है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कितनी किस्में हैं बेटा, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव कहते हैं जो हमेशा आपकी बॉडी में रहेगी, पैसिव जो है वो थोड़े अरसे के लिए ही रहेगी। इम्यूनिटी की दो किस्में हैं बेटा, इनेट जो अंदरूनी तौर पे होती है, एक्वायर्ड जो बाद में हासिल करते हो, ठीक है। और ये एक्वायर्ड की दो किस्में हैं बेटा, पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव भी कौन सी होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल, और एक्टिव भी कितनी होती है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। पैसिव आपको मैंने बता दिया जो थोड़े अरसे तक रहे, एक्टिव जो हमेशा बॉडी में रहेगी। ये चार्ट आपने याद रख लेना बेटा। ये वही वाली जो पिछला है उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया, इस पिक्चर में देख लें बेटा। इम्यूनिटी दो किस्म की है बेटा, एक इनेट थी, इनबॉर्न जो पैदाइशी थी, स्पीशीज़ इंडिविजुअल, किसी भी स्पीशीज़ इंडिविजुअल की, ये कुदरती थी बेटा। ये एक्वायर्ड बाद में जो टीकों से लगवाई हमने। और एक्वायर्ड भी दो किस्म की है, नेचुरल भी है और बेटा आर्टिफिशियल भी है। नेचुरल भी है, एक्टिव भी और पैसिव भी, और आर्टिफिशियल भी, एक्टिव भी और पैसिव भी। नेचुरल जो है एक्टिव कैसे होती है, कॉन्टैक्ट विद डिजीज़, आप किसी बीमारी के साथ आपका सामना हुआ है और ख़ुद ब खुद आप बीमारी से ठीक भी हो गए हो, और लेकिन उस बीमारी से आपकी बॉडी में मज़ाहमत पैदा हो गई। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है, प्लेसेंटा, मदर्स मिल्क, ये प्लेसेंटा से आती है, या माँ बच्चे को दूध पिलाए उससे आती है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है एक्टिव कैसे होगी, ये वैक्सीन से किल्ड, एक वैक्सीन होती है जिसमें मुर्दा जरासीम होते हैं बेटा, एटीन्यूएटेड, या कुछ कमज़ोर किए हुए जिंदा, टॉक्सॉइड जिसमें जहरीलों को गैर जहरीला किया जाता है, ये आगे किस्में आएंगी उनकी। कंपोनेंट रिकम्बिनेंट डीएनए होता है टॉक्सॉइड का, और पैसिव में इम्यून सीरम से आएगी। तो ये आपकी पिक्चर को मैंने वजाहत कर दिया है। एंटीजन क्या है मैंने पहले भी बताया बेटा, डेफिनेशन क्या है, केमिकल सब्सटेंसेस, वो कीमियाई अज्जा कैपेबल ऑफ मोबिलाइजिंग द इम्यून सिस्टम, जो इस काबिल होते हैं जो इम्यून सिस्टम को तेज़ कर दें, एंड प्रोवोकिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स,
और कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करें आर कॉल्ड एंटीजन। इनको हम एंटीजन कहते हैं। बेटा ये बाहर से आते हैं, आपकी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। ये वायरस भी हो सकते हैं, या आपके बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फिंजाई भी हो सकते हैं, और कुछ और केमिकल भी हो सकते हैं। जो बाहर से आएंगे आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को तेज़ करेंगे, जगाएंगे भाई क्या कर रहे हो तुम, तो उसको हम क्या कहेंगे, एंटीजन। एंटीजन हैव टू इम्पोर्टेंट